अस्सलाम वालेकुम वीडियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराशा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यार मन सितम घर की एपिसोड नंबर 8। आप ये नमस्कार डिस्ट्रिक्ट यूट्यूब चैनल पर मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। अब इस तरह से घूर कर मज़ीद शर्मिंदा ना करो। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था मुझे इतना टाइम लग जाएगा। यकीनन तुम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। वो इन चारों को सोफ़े पर बैठते देखकर बोला था। वो तीनों सामने सोफ़े पर बैठे हुए थे, जबकि सिंगल सोफ़े पर वो दोनों टांगे ऊपर किए खुद को पूरी तरह से चादर में छुपाए सिमटी हुई बैठी थी। इसका सरापा इन तीनों के मुकाबले काफ़ी दुबला पतला सा था, लेकिन ये चादर इसे अच्छी खासी जाहिर करती थी। इसकी लंबी बड़ी चादर हमेशा की तरह इस वक्त भी ज़मीन को सलामी पेश कर रही थी, जबकि इस वक्त सोफे पर बैठी वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। यकीनन इसे भूख भी लगी हुई थी। इसने तफसील से इसे देखा था। वो इसके सामने भी दुपट्टा नहीं उतारती थी, खैर अच्छा ही करती थी। अपने साथ बेड पर लेटी इस नाजुक सी जान को इसने बिना दुपट्टे के सोए देखकर काफ़ी दफ़ा अपने बेलगाम जज्बात का गला घोंटा था। वो काफ़ी बेबाकी से देख रहा था जब तबरेज़ की आवाज़ आई। हमने भाभी को बहुत कहा कि वो खाना खा ले, लेकिन इनको भी हमारे साथ भूखा रहना था। अब तो भूख से चूहे भी पेट में मर गए हैं। अब भूख से ज़्यादा नींद आ रही है। तबरेज़ इसे देखते हुए मासूमियत से बोला तो इसे इस बच्चे पर तरस आया। बेचारा इसके लिए कितनी देर से यूं ही बैठा था, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। अगर वो इनको कह देता कि वो सब साथ डिनर करेंगे तो कोई भी ना खाना नहीं खाता था। इस वक्त भी वो एक दूसरे के इंतज़ार में बैठे रहते थे। बहुत अच्छा किया तुम्हारी भाभी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि तुम लोगों से ज़्यादा इसका फ़र्ज़ है मेरे खाने पीने का ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना, मेरे लिए अच्छा खाना बनाना। बीवी का शोहर के लिए इंतज़ार करना तो अच्छी बीवी की निशानी है। जाओ बीवी, खाने का कोई इंतज़ाम करो, मुझे तो भूख लग रही है। वो रिलैक्स अंदाज में इसकी छोड़ी हुई जगह पर बैठा। वो मुस्कुरा के किचन की तरफ चली गई। तुम दोनों यहाँ बैठे क्या हो जाए तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ अपनी भाभी की हेल्प कराओ। जब से यहाँ आ गई है तुम लोगों ने तो सिर्फ इसे किचन का ही कर दिया है। वो भी इस लोगों की तरह भूखी बैठी थी। अज़ीक ने शजर और तबरेज़ को कहा तो वो अगले ही लम्हे उठ गए थे, जबकि अज़ीक अब इसके पास आकर बैठ गया था। आखिर जाना भी तो था, आखिर वो था कहाँ। खाना खाकर वो सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे, जबकि अज़ीक को इसने पूरी बात नहीं बताई थी। बस यही कहा था कि घर में कोई मसला हो गया था जिसकी वजह से इसे जाना पड़ा। न जाने क्यों वो इसके कज़न राइक को पसंद नहीं करता था। राइक जब इसके सामने आ जाता तो वो कह देता कि वो इंसान फेक है और इसकी पर्सनैलिटी भी फेक है। यहाँ तक कि वो राइक से बात करना पसंद नहीं करता था। अक्सर राइक इसके से मिलने के लिए इसके फ्लैट आता था, तो जबकि फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी इसने हमेशा अपने पास रखी हुई थी। इस चीज़ पर भी इसने एतराज़ उठाया था। वो साफ अल्फाज में कहता था कि इसे राइक पसंद नहीं है, और एक दफ़ा गलती से शजर ने कह दिया था कि राइक के चेहरे के फीचर अज़ीक के चेहरे से मिलते हैं, तो इस दिन तो इसने अच्छा खासा शजर को भी डांट डाला था। वो इतना नापसंद क्यों करता था राइक को जारिक नहीं जानता था, लेकिन ये बात क्लियर थी कि वो राइक का नाम तक लेना बर्दाश्त नहीं करता था। इसके सामने अगर गलती से भी वो राइक का नाम लेकर कोई बात कर देता तो इसका मूड ख़राब हो जाता। इसकी अपनी तो राइक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो तो बचपन ही से इसका बेस्ट फ्रेंड था, इसीलिए बेहद अजीज़ था। इसकी इकलौती खाला का इकलौता बेटा था, लेकिन अज़ीक इसे पसंद नहीं करता था, तो वो खुद भी राइक का जिक्र इसके सामने ना करता। हाँ, लेकिन वजह ज़रूर पूछता था, जिस पर वो कहता कि बस वो पसंद नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी फेक लगती है। और फिर जब से इसे ये पता चला था कि राय काफ़ी ज़्यादा अमीर है, तो तब से इसने कह दिया था कि कोई भी अमीर इंसान अच्छा नहीं होता सिवाय इसके दोस्त जारिक के।
इसका ये लॉजिक भी बिल्कुल बेफजूल और बेबुनियाद था, लेकिन वो इसी लॉजिक को देते हुए अपनी पसंदगी को सही कहता। और खैर जो भी था वो इसका राइक का पर्सनल मैटर था, बल्कि राइक और इसका कुछ भी पर्सनल था ही नहीं। राइक ने तो कभी भी इसकी तरफ से नापसंदगी का इजहार नहीं किया था, बल्कि इनके तीनों दोस्तों से मिलकर वो इनकी तारीफ भी कर दिया करता था। लेकिन अपने इस दोस्त के मुंह से इसने अपने कज़न के लिए तारीफ नहीं, हमेशा बुराई ही सुनी थी। वो जितना मैच्योर और सीनियर किस्म का बंदा था, राइक के मामले में वो उतना ही बच्चा बन जाता, और इसके मुंह से वो राइक की तारीफ नहीं सुन सकता था। इन सारी चीज़ों का मतलब इसने यही निकाला था कि वो राइक को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता कि जारिक और कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो, और इसकी बेस्ट फ्रेंड की पोस्ट पर सिर्फ खुद को देखता था। आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं राइक, आप आराम करें। मैंने सब से चाय का पूछा, लेकिन इस वक्त कोई भी चाय नहीं पीना चाहता। तबरेज़ को भी मैंने ज़बरदस्ती दूध पिलाकर सोने के लिए भेज दिया है। आप कहें तो आपके लिए चाय बना लाऊं? वो इसके पास बैठते हुए पूछने लगी तो इसने खालिस बीवियों वाले अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया था। चाय की बजाय किसी और चीज़ की तलब हो तो वो इसके मासूम से चेहरे को देखते और सवाल करने लगा तो वो हैरत से इसे देखने लगी थी। किसी और चीज़ की तलब? बताएं ना, आप क्या चाहते हैं? मैं अभी लेकर आती हूँ। वो फ़ौरन उठ के खड़ी हो गई जब कि इसने सर से पैर तक इसके नाजुक से सरापे को देखा था। अंदर रूम के इसने बड़ी चादर उतार कर छोटे सूट के साथ वाला दुपट्टा ले लिया था जो वो रात को लेकर सोती थी, लेकिन राइक रात में उतार कर एक साइड कर देता था। वो राइक से पहले जागी थी, सो वो नहीं जानती थी कि इस चीज़ को वो नोट करती है या नहीं। और ये भी, अभी तक तुमने पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कल जो कपड़े हम खरीद कर लेकर आए थे वो पहनो। सारे कलर्स मैंने अपनी पसंद से खरीदे थे। अब तक ये बूढ़ी औरतों वाले रंगों में क्या कर रही हो तुम? या मेरी खरीदी हुई चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं हैं? वो बड़ी बेबाकी और ब्रीक बयानी से इसके सरापे को निगाहों में रखते हुए था। इसके इस तरह देखने पर वो पहले तो अच्छी खासी पजल हो गई थी, फिर अचानक से बैठ गई और इसे के देखने का अंदाज खासा बेबाक सा था, जबकि इसे यूं अचानक बैठने पर वो अपनी मुस्कुराहट दबा गया। हाँ, वो ज़ारी खान दरानी था। वो आंखों ही आंखों में सामने वाले को फना करने का हुनर रखता था, तो इसकी बीवी इसकी निगाहों को कैसे महसूस ना करती। ये अलग बात थी कि वो अपनी बीवी को दुश्मन की नज़र से नहीं देख रहा था, हाँ, लेकिन इसकी नज़र से देख रहा था। जिस नज़र से देख रहा था इसका हचकिचाना बनता था। मोहतरमा, अभी तो सिर्फ देख रहा हूँ तुम्हारी ये हालत हो रही है। जब मैं तुम्हारी धड़कनों पर अपना नाम लिखूंगा, तुम्हारी रग रग में उतर कर तुम्हें अपनी मलकियत होने का एहसास दिलाऊंगा, जब तुमसे सूद समेत अपने हकूक लूँगा, तब क्या हाल होगा तुम्हारा? इसने मज़ीद बेबाकी दिखाते हुए इससे सवाल किया तो वो अचानक ही परीजे के गाल सुर्खी से देखने लगे थे। अल्लाह अल्लाह, ये शर्म व हया तो देखो लड़की, मुझे नहीं लगता कि तुम इस शर्म व हया के साथ मेरे जैसे बेशर्म बंदे का मुकाबला कर पाओगी। वो उठ के एक झटके से इसके बाजू थाम कर इसे अपनी तरफ खींचा और इससे के गिर्द अपने बाजू का हसार बनाते हुए इसे अपने ऊपर गिरा चुका था।
और वो इसकी बेबाक हरकत पर प्रीजे की धड़कनों ने ऐसा शोर मचाया था कि वो आवाज़ शायद नहीं, यकीनन जारिक अपने कानों में सुन रहा था। लड़की, रिलैक्स हो जाओ, इतनी धड़कनें तेज़ हो रही हैं तुम्हारी, कहीं मेरी शिद्दतें सहने से पहले इन्हें ख़त्म ना कर लेना। बड़ा बेलगाम बंदा हूँ, ना जाने कैसे खुद पर काबू करके बैठा हूँ। अभी सब्र रखो। यूं शर्मा कर, घबरा कर, इस नाजुक सी गुड़िया बनकर मेरे आगे पीछे घूमोगी तो यकीन करो वो सारी रस्सियाँ तोड़कर हर इंतहा पार कर जाऊंगा और बुरी मुश्किल से अपने जज्बात को समेट कर रखा है। तुम सिर्फ मेरे जज्बात बढ़ा रही हो और कुछ भी नहीं। वो इसकी कमर पर अपने सार मजबूत करते हुए इसके देखते हुए गाल को अपने दांतों में दबा गया। वो सिसक कर इससे दूर हटने की नाकाम कोशिश करने लगी थी, लेकिन जिस अंदाज में इसने इसे पकड़ कर रखा था, इससे दूर जाना तो एक नामुमकिन सी बात थी। जबकि इस तरह वो इसकी बाहों में कांप रही थी, वो सारे जज्बात को हाथ से निकलते हुए महसूस करने लगा था। जारिक इसका हाथ बेलगाम इसकी कमर पर गर्दिश कर रहा था, जबकि वो बुरी तरह से इसकी बाहों में कांप रही थी। बड़ी कातिल अदाएं हैं तुम्हारी, वैसे मानना पड़ेगा मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो तुम। ये जालिम अदाएं दिखाकर जिस तरह तुम मेरे जज्बात भड़काती हो, यकीन करो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। जब तुमसे अपने हकूक़ लूँगा, मैं किसी तरह का तरस नहीं खाऊँगा। तुम पर वो बेबाकी से अपना हाथ इसके बालों में फंसा कर इसके बालों की लटों को अपनी उंगलियों में मसल रहा था। वो इसके कान में अपने जज्बात अंडेल रहा था, जबकि वो इसने बुरी मुश्किल से निगाहें उठाकर इसकी निगाहों में देखा था तो इसे लगा कि इसका दिल इसकी निगाहों में कहीं गुम हो जाएगा। वो अगले ही लम्हे इसके सीने में अपना सर रख गई थी। यार, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना बेसब्रा किस्म का बंदा हूँ। अपने आप को बहुत सख्त किस्म का इंसान समझता था, लेकिन तुम्हें देखते ही तुम्हारा हो गया। ये जारिक खानदरानी है। इसे एक दफ़ा फिर से अपनी कमर इसकी सरसराती उंगलियों का लम्स महसूस हुआ तो वो एक दफ़ा फिर से फड़फड़ा कर रह गई। वो कैसे भी इसकी बेबाक पनाहों से निकल जाना चाहती थी। इस तरह फड़फड़ा क्यों रही हो जाने मन? ये सहमी नज़रें, ये कम सन उम्र, ये दिलकशी, ये सब कुछ मेरा ही तो है। वो इसका चेहरा अपने सामने करता इसकी आंखों में आंखें डालते सवाल कर रहा था, जबकि इसके इस तरह देखने पर प्रीजे को यूं महसूस हुआ जैसे इसकी सांसों की लहर रुकी है और इसकी धड़कनें रुक रुक कर शोर मचा रही थी। जबकि अचानक वो इसे बेड पर गिराता इसके ऊपर साफिगन हुआ था। बहुत ही बुरी हरकत लगती है मुझे ये तुम्हारी। जब मैं बात कर रहा हूँ तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब क्यों नहीं देती? इस तरह से मज़ाहमत क्यों कर रही हो? इस तरह से फड़फड़ा क्यों रही हो जैसे अपनी बीवी के पास नहीं, किसी गैर लड़की के पास हूँ? हमारे रिश्ते के तमाम तकाजे समझ कर आई हो ना यहाँ पर? अब की दफ़ा वो सख्ती से पूछ रहा था और वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट करता था कि वो शर्माती थी, लेकिन जिस तरह वो कांपती थी या सहमती थी, इससे डरती थी, इसे अच्छा नहीं लगता था। इसका शर्माना घबराया रूप वो अपने दिल में कहीं महफूज कर लेता था, लेकिन फिर भी जिस तरह वो सहम कर इसकी कुर्बत के लम्हा से निकलने के बाद भी कांपती रहती थी, वो अपने आप में गिल्ट सा महसूस करने लगता था। वो अपने शोहर की कुर्बत को अपने चेहरे से छुपा नहीं सकती थी। इसका चेहरा इसके दिल का हाल बयान कर देता था। ठीक है, आज के बाद इस तरह तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। शायद मुझे खुद ही फ़िलहाल ये फासले मिटाने नहीं चाहिए। मैं सोच रहा था कि जब तक हम ये रिश्ता शुरू करते हैं तुम्हें अपने साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो शायद ऐसा
चाहती ही नहीं हो। खैर, शायद मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। वो अचानक इसके करीब से उठकर खड़ा हुआ तो फरीज़ा ने अगले ही लम्हे इसका बाजू थाम लिया था। नहीं ज़ारिक, ऐसा तो नहीं है। वो मैं ये सीधी और क्लियर बात करो परी, मुझे ये कांपते लहजे में बात करती लड़कियां पसंद नहीं हैं। मुझे थोड़ी बोल्ड और बेबाक किस्म की लड़कियां पसंद हैं। कम से कम अपने दिल की बात अपने शोहर के सामने रख सके ना। इस तरह से बकरी की तरह मैं करने वाली लड़कियां जो अपने हम सफ़र के सामने अपनी कोई बात मुकम्मल ना कर सके, ऐसी लड़कियां कम से कम मेरी पसंद नहीं है। वो इसके चेहरे को देखते हुए बोला था तो वो बेचारी मज़ीद शर्मिंदा हो गई, जबकि अब ज़ारिक इसकी रोने जैसी शक्ल देखकर परेशान हो गया था। वो सिर्फ इसे ये समझाना चाहता था कि वो इसे हर तरह की बात खुलकर कर सकती है, लेकिन इसने तो रोनी सूरत बना ली थी। कम ऑन या तुम खुलकर मुझसे अपनी कोई बात भी तुम खुलकर मुझसे अपनी कोई भी बात कर सकती हो। वो इसके पास बैठते हुए फिर से बोला था, जबकि परी चेहरा झुका गई थी। जबकि इसका यूं चेहरा झुका कर आंसू बहाना ज़ारिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो इसे समझा रहा था और वो बेवकूफ़ लड़की क्या समझ रही थी। मैं बेबाक और बोल्ड बन जाऊंगी आपके लिए ज़ारिक, आपको मेरी जैसी लड़कियां नहीं पसंद। मैं कोशिश करूंगी आपको शिकायत का मौका ना दूं। वो अपने नाजुक मरमरी उंगलियों से अपने हसीन आंखें रगड़ती इसका हाथ थामने पर मजबूर कर गई थी। वो एक झटके में इसे खींचकर अपने करीब करता इसके लबों को अपने लबों में कैद कर गया था। वो इस लिहाज से बेबाक और बोल्ड लड़की की बात कर रहा था जो अपने शौहर के साथ अपनी प्रॉब्लम बयान कर सके, और ये लड़की क्या समझी थी इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। हाँ, लेकिन इसे अपनी बेबाक और बोल्ड बीवी देखने का अचानक ही शौक चढ़ गया था। बेबाक और बोल्ड लड़कियां शौहर की तलब को पूरा करने में और इनका साथ देने में देती हैं, तुम्हारी तरह भागती नहीं है। इसकी पनाहों से वो जो इसके होंठों को अपने होंठों में कैद करता, इसके लबों से मीठा जाम पी रहा था, इसके फिर से मज़ामत करने पर इसके लबों को आज़ादी बख्शते हुए जैसे इसे समझाते हुए बोला था। वो अपनी धड़कनों में बुछार महसूस करती एक नज़र इसे देखते हुए अचानक ही इसका चेहरा था। मैं इसके लबों पर झुक गई थी। अंदाज ऐसा था जैसे वो इसके लबों को कभी छोड़ने का इरादा ना रखती हो, जबकि ज़ारिक खुद भी शौक की कैफियत में अपने होंठों पर इसके गुदास लबों का लम्स महसूस कर रहा था। वो बस अपने होंठों को इसके होंठों पर काफ़ी शिद्दत से रखे हुए थी। यकीनन ये इसका पहला किस एक्सपीरियंस था, जो कि वो बहुत ही ख़राब था। इसने इसे पूरी तरह से अपने पकड़ में कैद किया था, लेकिन अब की दफ़ा के होंठों से अपने होंठ ना हटाए। शायद वो आज ही भी इसने इसे अपने आप को दुनिया की सबसे बेबाक और बोल्ड लड़की साबित करना चाहती थी, लेकिन इसका यह अंदाज़ बिल्कुल बच्चों जैसा था, जिसे कोई बच्चा जिद पकड़ लेता है कि वो एक काम करेगा, बेशक इस काम में वो पूरी तरह से अनाड़ी ही क्यों ना हो। वो इसके लबों पर अपने लब जमाए हुए थी, ना इसे किस करने दे रही थी और ना ही अपने होंठ हटा रही थी। परी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखा चुकी थी। वो हैरान भी था और परेशान भी था, जबकि अंदर ही अंदर वो काफ़ी खुश भी था अपनी मासूम बीवी की इस दलेरी पर। देखना मैं कितनी बोल्ड हूँ, वो लंबी लंबी सांसें लेती पीछे हटी कह रही थी, जबकि अचानक ही ज़ारिक ने इसे थामकर अपने सीने से लगाया। मैं इससे भी ज़्यादा बोल्ड हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। वो इसके सीने से लगी दबी दबी आवाज़ में बोली तो ज़ारिक ने अपने कहकर को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। बस मेरा बच्चा रिलैक्स, मुझे पता चल गया है तुम बहुत ज़्यादा बोल्ड हो।
इतनी बोल्डनेस कहाँ से सीखी है तुमने? वो इसे अपने सीने में छाए इसके कांपते वजूद को बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। इसके दिल की धक धक और इसे अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मुझे खुद आती है, वो बड़ी बहादुरी से बोली थी। वेरी गुड, तुम तो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, बल्कि तुमने तो मुझे भी खुश कर दिया है। मैं मज़ीद तुम्हारी बोल्डनेस के ऐसे नज़ारे देखना चाहूँगा। सिर्फ इस चीज़ों में सिर्फ इस चीज़ में बोल्डनेस हो या बाकी, मुझे सब कुछ आता है। वो इसकी बात करते हुए इसके सीने में सरकती हुई बोली। इसका चेहरा देख रही थी जबकि अपना सुर्ख लहू रंग हो रहा था। ज़ारिक ने हैरानगी का जाहिर किया था। मुझे इतनी ही बोल्डनेस और बेबाक बीवी चाहिए थे। मुझे तुम्हारी बोल्डनेस के सारे नज़ारे देखने हैं। वो मुस्कुराहट दबाए हुए बोला था जबकि वो इसके चेहरे की उड़ी हवाइयों इसे कहका लगाने पर मजबूर कर रही थी। ये तो सिर्फ वो जानता था कि इसने खुद को कैसे कंट्रोल कर रखा था। हाँ, तो अब तो आपके पास ही रहूँगी ना, देख लीजिएगा सारे नज़ारे मेरी बेबाकियों के। वो इसकी मज़ीद बात करते हुए अपना चेहरे को मजबूत बनाते हुए बोली तो ज़ारिक ने इम्प्रेस होने वाले अंदाज में गर्दन हिलाई थी। वाओ, अमेजिंग, मैं बहुत बेचैन हूँ सारे नज़ारे देखने के लिए। अब तो मज़ीद कोई नज़ारा दिखाना चाहती हो क्या? इसने दोबारा से पूछा तो इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। अब सोना है, बहुत वक्त हो गया है। वो जगह छोड़ते हुए फ़ौरन अब बेड पर अपनी साइड पे आती करवट बदल गई थी। हाँ, बहुत वक्त हो गया है, लेकिन बोर्ड और बेबाक बीवी इस तरह से तो नहीं सोती। वो अचानक से बोला तो वो जो करवट बदल कर अपने सहमे हुए दिल को थपक रही थी अगले हिल में उठ कर बैठ गई। हाँ, इस वक्त जहन पर सिर्फ एक ही चीज़ सवार थी कि इसके शोर को बेबाक और बोर्ड बीवी पसंद है, यानी कि इसके जैसी लड़कियां इसे पसंद नहीं है। और वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि कोई बेबाक और बोल्ड चड़ेल इसकी ज़िंदगी में आए, और वो हरगिज़ अपने शोर को किसी को भी ले जाने नहीं दे जा सकती थी। आखिर इसका वाहिद सहारा वही था। बस वो वैसे बन जाएगी जैसे ज़ारिक चाहता है, इसके लिए इसे बेशक कुछ भी करना पड़े। कैसे सोती हैं? इसने सहमे हुए अंदाज में पूछा तो ज़ारिक को इस पर तरस आया। वो इतने लंबे लंबे थान लपेट कर नहीं सोती। हार्ड सी नाइटी वो तो हमने ली ही नहीं थी, इसने शुक्र पढ़ते हुए हंसकर कहा जबकि इसकी मुस्कुराहट पर अपना दिल गोते खाता हुआ महसूस हुआ था। ओ हाँ, वो तो हमने ली ही नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, कल ले आऊँगा। तुम्हारी बोल्डनेस और बेबाकी के सामने वो क्या चीज़ होगी ना। वो इसे देखते हुए बोला तो इसने डरते हुए अंदाज में बड़ी मुश्किल से थूक निकल कर हाँ में सर हिलाया। वैसे तुम्हें लगा था मुझे तुम्हारी जैसी मेरा मतलब है शर्माई और सहमी बीवियां पसंद है, इसीलिए तुमने नहीं ली थी ना इस दिन और इस को बेहुदा कह दिया था। वो मज़ीद इसके पास लेटते हुए पूछने लगा तो इसने सर हाँ में हिलाया। वो काफ़ी महंगी भी थी ना, तो इसलिए मैंने नहीं ली। मैंने सोचा आप क्या सोचेंगे कि अभी बीवी आई नहीं और इतने खर्चे करवा दिए, वरना मेरा इरादा था लेने का। वो अपने नाखून चबाती हुई बोली जा रही थी जबकि अपनी बातों की गहराई का अंदाज़ा शायद इसे भी नहीं था। ऐसी बोलना सो बेबाक बीवी पर मैंने अपनी सारी दौलत लौटा दूंगा बेबी, तुम बस हुक्म करो। कल खुद तुम्हारे लिए वो बेहुदा सा ड्रेस नाइटीज़, मेरा मतलब है बोल्ड लैंटिस लेकर आऊँगा तुम्हारी मज़ीद बोल्डनेस का दीदार करने के लिए।
वो फिर से बोला तो इसने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट कितनी नकली थी ये इसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। चेहरे पर फैली इंतहाई सुर्खी और देखते गाल इसके जज्बात को भड़का रहे थे, जिसको इसने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। ऐसी बोरो बेबाक बीवियाँ इतना दूर होकर नहीं सोती। इसने लब दबा कर कहा तो वो अच्छा खासा फासला बनाए हुए थी। इसकी बात सुनकर वो अगले ही लम्हे इसके सीने में आग घुसी थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसी बेबाक और बोल्ड बीवी देने के लिए। वो इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते इसके दुपट्टे को निकाल कर पीछे गिरा चुका था और इसकी अब की दफ़ा परीजे की धड़कनें फिर से शोर मचाने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ, वो इसके सीने में दबी दबी आवाज़ में बोली थी। हाँ मेरी जान, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बोल्ड हो तुम। वो इसे खुद में बीचते हुए बोला था। वो कैसे भी इसे यकीन दिलाना चाहती थी कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है। बेशक वो इसकी बोल्डनेस और बेबाकी पर दिल व जान से यकीन कर चुका था। वैसे तुम इतनी बोल्ड और बेबाक हो क्यों? इसे थोड़ी देर के बाद अपने कानों पे इसके लबों का लम्स महसूस हुआ तो जिसम में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। वो इसके कान से पिछले वाले हिस्से पर अपने लब रखता घनी मूंछों की चुभन इसे रोशना करवा रहा था। क्योंकि आप मेरे हैं ना? तो इसके सीने में सर दिए फिर से बोली तो जारी को कुछ अजीब सा लगा। इस बात का मतलब भला मैं समझा नहीं। वो चेहरा इसकी गर्दन से हटाते हुए इसे देखते हुए पूछने लगा था। मतलब कोई नहीं है, मेरा माँ बाप मर गए हैं, बहन भाई नहीं हैं, रिश्तेदार जान के दुश्मन बने हुए हैं, सिर्फ आप ही तो हैं मेरे। आप जैसे चाहेंगे वैसे ही बन जाऊंगी। मुझे बस आपके साथ रहना है, आपके साथ रहना है, आपके बिन कर रहना है, आपकी बन के रहना है, आपको अपनाना है, अपना बनाना है। मैं इसलिए बोल हूँ ताकि आप किसी और बोल चुड़ैल के असीर ना हो जाएं। मैं आपको कभी भी किसी के पास नहीं जाने दूंगी। वो इसके सीने पे हाथ रखते हुए इसकी धड़कनों से भी ज़्यादा करीब इसके चेहरे को देखते हुए बोली जा रही थी, जबकि सारी के लम्हे में समझ गया था कि वो सारी कश्तियाँ जला कर आई है, इसीलिए इसकी धूप छाँव ज़मीन आसमान सब कुछ जारिक है और वो इसे लेकर इनसिक्योर थी। मेरी भी अपनी बीवी इतनी बोल्ड और बेबाक है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी और चुड़ैल के पास जाने की। मैं अपनी चुड़ैल से, मेरा मतलब परी से खुश हूँ। इसके लबों को चूमते हुए वो इसे अपने सीने में छुपा गया था, जबकि राय को आज पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि वो किसी की सच्ची और मासूमियत का इकलौता हकदार है। एल्विना कहाँ चली गई है, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो सारी रात से गायब। फिर सुबह होते ही पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली थी, क्योंकि पुलिस का कहना था कि जब तक बच्ची को गवाह हुए 12 घंटे ना हो जाएं तब तक पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। वो अपनी तरह से इसे ढूंढ रहे थे, लेकिन एल्विना को ना मिलना था और ना ही वो मिली। जबकि सुबह के 10 बजे खान साहब को अपने फ़ोन पर एक कॉल आई थी और ये नंबर किसका था वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो राय को क्या जवाब देंगे, क्योंकि राय शायद इनसे शादी की डिटेल्स ही पूछना चाहता था। उन्होंने बहुत कुछ सोचते समझते ये फैसला किया था कि वो राय को एल्विना के निकाह के बारे में बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। मैंने काफ़ी इज़्ज़त व एहतराम से इन्हें मुखातिब किया था। इसने काफ़ी इज़्ज़त व एहतराम से इन्हें मुखातिब किया था। जी वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? उन्होंने अपनी तरफ से ये मामला कंट्रोल करना चाहता कि दूसरी तरफ से राय के जवाब ने इन्हें झटका दे दिया था। जी अंकल, मैं ठीक हूँ, आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है, फ़िक्र ना करें, मेरे साथ रहेगी तो ठीक ही रहेगी। इसे ढूंढने में हलकान ना होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस वक्त अपने शोहर यानी राय खानदरानी के पास है।
मैं आपके घर रिश्ता लेकर आया था, तब इस बारे में मुझे खुद भी पता नहीं था, लेकिन मैं हरगिज़ आपको किसी तरह के धोखे में रखना नहीं चाहता। आपकी बेटी, सॉरी, मेरे चचा अलमीर दुरानी की बेटी, जो मेरे निकाह में है, इस वक्त मेरे घर में मेरे साथ है। आप इसे ढूंढते हुए हलकान हरगिज़ ना हो, यही समझ लीजिएगा कि आपने अपनी बेटी की रुखसती कर दी है और अब वो वापस कभी आपके पास नहीं आएगी। बाकी अगर आपने इसके अजीज़ बनकर आएंगे तो मैं ज़रूर आपकी मुलाकात इससे करवाऊंगा, लेकिन अगर आप दुश्मन बन के आएंगे तो याद रखिएगा, खान दुरानी खान वाले दुश्मन बनाने में माहिर हैं। बाकी इस तरह से आपकी बेटी की रुखसती करनी पड़ी, इसीलिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और सच में आपने अपनी बेटी की परवरिश भी बहुत अच्छे तरीके से की है। मैं और अलमीर दुरानी आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बाकी वो हमारी थी, हमने ले लिया। इस बात को कबूल करते हुए ये मामला यहीं पर ख़त्म कर दीजिएगा। अगर बरलास खान दुश्मनी निभाना चाहता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। बेकार में कोर्ट कचहरियों के धक्के खाकर आपको इस उम्र में अपनी तबीयत ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये दुश्मनी हमारे और बरलास ख़ानदान की है, आप बीच में ना आएँ। आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। जल्द ही बहुत बड़े पैमाने पर वलीमा रखा जाएगा, हम आपको इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। अब वही मुलाकात होगी। अपनी बकवास बंद करो राय खान दुरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गवाह करने की। वो गुस्से से डांटते थे, जबकि राय इस तरह के किसी रिएक्शन की उम्मीद ना थी। अरे अरे खान साहिब, आप तो इस तरह से चला रहे हैं जैसे आपकी कोई चीज़ उठा ली हो। कहा ना हमारी थी, हम ले आए हैं। और प्लीज़ अपना बीपी हाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जब चाहें अपनी बेटी से मिल सकते हैं। वो तुमसे तलाक चाहती है। वो इसकी बात काटते हुए फिर से गुस्से व तय से घुराए थे। बच्ची है खान साहब, आप जानते हैं आपकी बच्ची कितनी ज़िद्दी है। फ़िक्र ना करें, मैं आपकी बच्ची को तीर की तरह सीधा कर दूंगा। तलाक का नाम तो दूर की बात है, ख्याल तक अपने दिमाग में नहीं लाएगी। खैर मुलाकात होगी। मैं ज़रा आपकी ज़िद्दी बच्ची को देख लूँ, खुदाफिज। इसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ से खान साहब मुठ्ठियाँ बींच कर रह गए थे। रात को कमरे में आने के बाद वो भूखी ही सो गई थी। ना तो इसे भूख लगी थी, ना ही इसके घर से कुछ खाने की तमन्ना थी। बस वो यही सोच रही थी कि इसके माँ बाप किस हाल में होंगे। इन लोगों को पता चल गया होगा कि वो लोग इसे उठा लाए हैं। क्या वो लोग इस तक पहुंच पाएंगे? ये लोग तो इसे यहाँ से जाने नहीं देने वाले थे, और ऊपर से राय की बेबाक हरकतें। वो तो इस पर पूरा हक जता रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ से निकलना हरगिज़ आसान नहीं था। ये लोग तो इसे यहाँ कैद कर लेना चाहते थे। इन्हीं सोचों के साथ वो गहरी नींद में उतर चुकी थी। अब इसकी आंख खुली तो इसे कोई बेहद नरमी से इसके बालों में हाथ फेर रहा था। इसने अपने सामने बैठे इस आदमी को देखा, जो पूरी तरह से अनजान थी कि ये शख्स कौन था। वो नहीं जानती थी कि इसकी आंखों में इसके लिए बेतहाशा मोहब्बत थी। वो एक ही लम्हे में उठकर बैठ गई थी। निगाहें अब भी इंसान के चेहरे पर मरकूज थी, जो इसके बेहद करीब बेड पर बैठा मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। इसने बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो इसे नहीं जानती थी। कौन है आप? इसने इसे देखते हुए सवाल किया था। वो आदमी मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारा बदकिस्मत बाप हूँ मेरी बच्ची, मैं अलमीर दुरानी हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे बताना चाहा था, लहजे में दुख था, जबकि
वो जैसे इनका नाम सुनकर शौक रह गई थी। वो एक झटके से बेड में से उठी और इनसे अच्छा खासा फासला बना गई थी। हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ सामने आने की? मुझे लग रहा था कि आप अब तक मेरे सामने नहीं आए। शायद आप में थोड़ी शर्म बाकी है, लेकिन आप तो। मैं हैरान हूँ। मुझे लगा था कि आप मेरी ज़िंदगी में कभी मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में कभी मुझे अपनी सूरत नहीं दिखा पाएंगे। कभी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन आप तो। हाँ, आप तो दुरानी ख़ानदान हैं। दुरानी ख़ानदान वाले तो अपनी गलतियों को फ़ख्र से बयान करते हैं। तो आपको भी फ़ख्र होगा मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद करने पर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर। आपकी वजह से कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं, अंदाज़ा तो होगा ही ना आपको। वो खुद को मेरा बाप कह रहे हैं। ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? वो इन्हें देखते हुए इन्हें शर्म दिलाने के अंदाज में बोली थी, जबकि इसकी बातों का बुरा मनाए बगैर निगाहें चुरा गए थे। हाँ, इनके सवालों के जवाब नहीं थे अलमीद रानी के पास। तुम बिल्कुल सही हो मेरी बच्ची। तुम्हारी नाराज़गी बजा है। मैं गलत हूँ, हर जगह गलती मेरी है। तुम्हारा नाराज़ होना बनता है। बस करें अलमीद रानी साहब, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। आपकी शक्ल तक नहीं देखनी मुझे। आपको लगता है कि मैं आपसे नाराज़गी का इजहार करूँगी? नाराज़गी का इजहार वहाँ किया जाता है जहाँ कोई तल्लक हो। आपने तो मेरी माँ से हर तल्लक इस वक्त ख़त्म कर दिया था जब इसके पेट में मैं थी। मेरी मासूम लाचार माँ अपने भाई और बाप के जनाजे पर रोने के लिए आपकी इजाज़त तलबगार थी, और आपने इसे अपने भाई और बाप की मौत पर रोने के लिए हद तलक ख़त्म करने की धमकी दी थी। आप चाहते हैं मैं इस बात पर आपसे नाराज़गी का इजहार ही करूं? अरे लानत है आप जैसे बाप पर। मेरी मामू कहते हैं मैं फिज़ा की तरह दिखती हूँ। सच सच बताएं, इस शक्ल को देखते हुए आपको अपना घटिया करतूत याद नहीं आ रहा? देखिए, यही शक्ल थी इस औरत की जिसे आपने लूटा था शराब के नशे में। एक औरत के साथ ज्यादती की थी और फिर इसे अपना नाम देकर मेहरबान बन गए थे आप। कभी सोचा था आपने इसी शक्ल की एक बेटी होगी? आपकी वो अचानक इनके पास आई थी और इसके गिरबान को झंझोड़ते हुए बोली तो अलमीद रानी ने निगाहें नहीं उठाई गई थी। वहाँ वो गुनहगार जो उन्होंने आज से 28 साल पहले किया था, वो भुलाया नहीं जा सकता था। 28 साल पहले अपने घर के किचन में मसरूफ़ अपने किचन में काम करती इस लड़की को नशे की हालत में बर्बाद किया था उन्होंने। तब वो नहीं जानते थे कि इसकी शक्ल की एक बेटी भी इनकी ज़िंदगी में आएगी, जो अपनी बेटी का चेहरा देखने की हिम्मत ख़त्म कर देगी। वो रुकना चाहते थे, वहाँ अपनी बेटी से बात करना चाहते थे, इसे अपने सीने से लगाना चाहते थे, लेकिन इसके अल्फाज इतने तलख थे कि इनसे अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। वो अगले ही लम्हे इसका हाथ अपने गिरेबान से हटाते कमरे से निकल गए थे, जबकि अलवीना गुस्से से सर झटक कर वापस बेड पर बैठ गई थी। गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, बस नहीं चल रहा था कि वो सबको तबाह कर दे। गुड मॉर्निंग माई बेबाक और बोल्ड बीवी। सुबह सुबह शोर को विश किया जाता है और फिर रूम से निकला जाता है। वो अचानक ही किचन में आया था और इसे थाम कर खुद में कैद कर चुका था, जबकि परी की तो सांस ही रुक गई थी इसके अचानक आने पर। वो मैन गुड मॉर्निंग। वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल हुई तो ज़ारिक मुस्कुरा दिया। बेशक बेबाक और बोल्ड बीवियां यू गुड मॉर्निंग विश नहीं करती। इतनी बोल्ड हो तुम, इतना भी नहीं पता? वो शिकवा कुन्ना अंदाज में इसे देखते हुए बोला था। वो मासूम परेशान हो गई थी।
क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो गई? तुम्हें नहीं पता कि बोलो बेबाक बीवियाँ किस तरह गुड मॉर्निंग बोलती हैं? इसने इसके चेहरे की बुरी रंगत देखते हुए पूछा। अरे क्यों नहीं पता है, ये सब पता है मुझे। अभी कोई भी आ जाएगा ना तो बोल, और बेबाक तो मैं कमरे में हूँ, कमरे से बाहर तो मैं सबकी भाभी हूँ ना। तो वैसे भी मुझे वैसे भी पसंद नहीं है कि रूम की बात बाहर लाना। इसने थोड़ा बोल्डनेस अंदाज में जवाब दिया और इसका लहजा कांप रहा था। ओह हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वेरी स्मार्ट। तुम्हारी बोल्डनेस तो सिर्फ कमरे के लिए है ना, लेकिन इस वक्त तो यहाँ कोई नहीं है। एटलीस्ट एक छोटी सी किस तो मिल सकती है ना गुड मॉर्निंग की। वो इसे यूं ही इसके कान पर अपने लब रखते उस सरगोशी नुमा आवाज में बोला, जब अचानक ही किचन से बाहर अजिक ने गला खंगारने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा मूड तो था, लेकिन वो अचानक से बोली। इसने हैरत से परी को देखा, जो कितने ही मज़े से सारा इल्ज़ाम अर्जिक के आने पर लगा गई थी। इस कमीने की तो ऐसी की तैसी मेरी बीवी का मूड खराब कर दिया। वो दांत पिसता किचन से बाहर निकला, जहां वो मजे से खड़ा हाथ थोड़ी देर के बाद गला खंगार रहा था। शादीशुदा लोगों से गुजारिश है अपना रोमांस बेडरूम की हद तक रखें। बाहर अल्ट्रा रोमांटिक कुंवारे घूम रहे हैं। बाहर अल्ट्रा प्रोमैक्स कुंवारे घूम रहे हैं। इस तरह खुले आम रोमांस करके कुंवारों का दिल जलाना घना एक कबीरा है। वो मज़े से कहता किचन में चला गया था, जबकि ज़ारिक हाथ पे हाथ मारता रूम में चला गया था। ये कितनी खूबसूरत जगह है ना खान, यहाँ से वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा। वो ऊंची लंबी पहाड़ियों को अपने चारों ओर देखते हुए बोली तो अजिक मुस्कुराया था। इसका मुस्कुराना जैसे नज़ारों को मज़ीद रंग बख्श गया था। वो इसे लेकर एक बेहद खूबसूरत जगह पर आया था। ये स्वाद का बेहद हसीन इलाका था, जहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच खूबसूरत सी आबशार बह रही थी और इस आबशार के करीब बैठी थी, जबकि अजबिक वहीं पर हर मोबाइल के लिए सर्विस तलाश कर रहा था। 3 दिन से इसका मोबाइल भी बेकार हुआ पड़ा था। वो अगले 11 दिन मजीद ही थे। इसने अपने और इसके लिए स्पेशल कॉटेज बुक करवा रखा था और इत्तेफाक की बात यह थी कि इस कॉटेज भी पहाड़ियों के ऊपर था और यहाँ पर कोई बड़ा होटल नहीं बनाया गया था जिसमें हज़ारों कमरे हों, बल्कि यहाँ थोड़े थोड़े फासले पर खूबसूरत कॉटेज बनाए गए थे ताकि प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। अगर चाहे तो मैनेजमेंट इनके लिए हर चीज़ प्रोवाइड कर देती थी। अगर वो ज़्यादा प्राइवेसी चाहे तो कॉटेज के अंदर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। एक बेडरूम के साथ टच वॉशरूम और छोटा सा किचन, बस इतना काफ़ी था एक हनीमून कपल के लिए। और अजबिक तो वैसे भी ख़ास प्राइवेसी चाहे हुए थी, क्योंकि इसका रोमांटिक मूड कभी भी कहीं भी ऑन हो जाता था। जैसे खूबसूरती जगह थी, एरा का दिल तो नहीं चाह रहा था कि यहाँ से वापस जाने का। खान, कहीं ये वही इलाका तो नहीं जहाँ परियाँ आती उतरती हैं। वो ऊंची पहाड़ी पर बैठते हुई थी। इसका कॉटेज यहाँ से बेहद नज़दीक था। इसने अंदर कॉटेज ही से एक चादर लाकर वहाँ ज़मीन पर बिछाई हुई थी और इस पर बैठते हुए थी। इसने अपने साथ लाई बास्केट से एप्पल निकालते हुए काटना शुरू किए थे, जबकि अजबिक कुछ तस्वीरें बनाकर वापस इसके पास आकर बैठ गया और इसकी गोद में आकर लेटा और इससे की बात
इससे बातें करने लगी। पहले का तो पता नहीं, जाने मन आज यहाँ पर एक प्यारी सी मगर सिर्फ अजबिक दरानी की परी जरूर उतरी है। इसने एक नज़र इसके हसीन चेहरे को देखा था और अगले ही लम्हे उठकर बैठते हुए इसका चेहरा थाम कर इसके लबों पर एक जानदार जसारत सरंजाम देते हुए खुले दिल से इसकी तारीफ की थी। चलिए वीडियो ये एपिसोड इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।